मैं बताता हूँ क्या प्लान रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं गेम। विल बिगिन विद द गेम। हम लोग एक गेम के साथ स्टार्ट करेंगे। देन हम जो टॉपिक है मॉडल्स, उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनके अलग अलग मॉडल टाइप्स, बेसिक मॉडल्स को समझेंगे। फिर ये समझेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और उनके अलग अलग यूजेस क्या होते हैं। वो सारे अलग अलग तरीके से हम अच्छे से डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे। साथ साथ आई सजेस्ट कि आप लोग एक पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, ताकि आप लोग के सामने जो क्वेश्चन आते रहे आप उनको साथ साथ करते रहें। बिफोर आई गिव यू द सोल्यूशन आप लोग उसका आंसर खुद करके देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। लेट्स बिगिन विद द गेम। स्टार्ट करते हैं गेम के साथ। हियर इज द गेम फॉर यू। ओके, तो गेम का बच्चे पहला पोर्शन है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। आइडेंटिटी आपसे पूछा गया है एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा सवाल, विच इज एंटोनिम ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का एंटोनिम आपसे पूछा गया है, अपोजिट वर्ड आपसे पूछा गया है। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल। किसी के लिए शुक्रगुजार होने की जो क्वालिटी होती है वो होती है ग्रैटिट्यूड। मतलब आपके लिए आपके किसी ने हेल्प करी और आप उसके शुक्रगुजार, आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं उसको, तो यू हैव ग्रैटिट्यूड, आपके अंदर क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड है। तो ग्रैटिट्यूड का अपोजिट पूछा है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का मतलब होता है ना शुक्रगुजार, जो किसी के लिए शुक्रिया अदा नहीं अदा करता कभी भी हेल्प करने पे। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट जो वर्ड है इसका सिनोनिम क्या होता है? ऐसा वर्ड फ्रीक्वेंट जो होता है इसका बड़ा इजी सा मतलब है जो कि ऐसी चीज जो कि अक्सर हो। तो सिनोनिम्स का हो जाएगा बी, ऑफन, अक्सर होने वाली चीज। करेक्ट आंसर इज बी। बड़ा सिंपल सा था इन दोनों का आंसर्स। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मॉडल, जिसके लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि वर्ब्स क्या होते हैं। तो आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि मैंने आपको टेंसेस के टाइम पे डिटेल में बताया था कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं बच्चे? बड़े सिंपल सा, आई थिंक मुझे याद है आपको मैंने बताया था 3 जनरल स्टेप्स होते हैं। या तो आप किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? कोई एक्शन होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कोई अकरेंस होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया था स्टेट ऑफ बीइंग। ये तीनों ही एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्शन का मतलब हो गया जैसे कोई भी काम, प्ले, ईट, स्लीप, ये सब एक्शन हो गए। अकरेंस का मतलब है ऐसी चीज जो कि खुद से हो जाए, जैसे ही डेवलप्ड अ सिम्टम, तो डेवलप्ड जो वर्ड है वो का अकरेंस हो गया। और स्टेट ऑफ बीइंग होता है जो कि किसी की अवस्था दिखाए, जैसे ही इज स्मार्ट, शी इज ब्यूटीफुल, इस जो वर्ड है वो वहां पे स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। तो मेनली 90% केसेस में आप ये मानिए कि आपको एक्शन ही हमेशा वर्ब की तरह दिखेगा, लेकिन बाकी दोनों भी जरूरी थे, इसलिए मैंने रिकॉल करा दिए। अब आज की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है जो मुझे बतानी थी, जिस वजह से मैंने इसको स्टार्ट करा है, वो एक बार बता देता हूं। तो वर्ब को जनरली कैटेगराइज किया जाता है बच्चे 2 पार्ट्स में। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। अब इनका क्या काम होता है? तो मेन वर्ब आपको किसी भी एक्शन को दिखाता है जनरली, एज अपोज टू दैट हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आपको उस एक्शन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार रिकॉल करा रहा हूं बस। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लो, ही इज प्लेइंग, ये सेंटेंस ले लेते हैं सिंपल। इस सेंटेंस में आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो प्लेइंग वर्ड है, ये वाला ले लेते हैं, ये जो प्लेइंग वर्ड है ये आपको एक्शन दिखा रहा है, तो ये तो हो गया मेन वर्ब। और ये जो इज है ये इस एक्शन के बारे में, प्लेइंग के बारे में आपको टाइम बता रहा है, इसके प्लेइंग के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। इज क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन? ये आपको टाइम बता रहा है उसके होने का। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? आई होप ये बिल्कुल, बड़ा हमने कई बार कर रखा है इसलिए मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब आगे चलते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनको मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम कि जनरली कैटेगराइज किया जाता है 2 पोर्शंस में। कौन कौन से 2 पोर्शंस में? सबसे पहला पोर्शन होता है बच्चे प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स जिसमें 3 आते हैं बस वर्ड्स। कौन कौन से 3 आते हैं? बी, डू और हैव। इन्हीं तीनों के ऊपर हमने पूरा टेंस कर लिया था, अगर आपको याद हो तो।
इन्हीं तीनों के ऊपर हमने पूरा टेंसेस कर लिया था, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे थे टेंसेस में। और इसका दूसरा टाइप होता है, जो मेरा पर्पस था आपको दोबारा रिकॉल कराने का, वो होता है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं ये डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब का एक टाइप होते हैं जिनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वर्ड्स आते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, must, ought to, can, could, shall, should, will, would, must, ought to, may, might, ये आप और ऐड कर लीजिए। जनरली इनको आप प्राइम मॉडल्स मानते हैं, लेकिन इससे अलग और भी कुछ होते हैं, जैसे कि हैव टू भी होता है, इसी की पास्ट फॉर्म हैड टू भी होता है, डेयर भी होता है, ये भी होते हैं जिनको आप सेमी मॉडल्स मानते हैं, लेकिन मेनली तो आपके मॉडल्स बच्चे यही होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये आज हम क्लास में एक एक करके सारे समझेंगे, लेकिन अभी इन शॉर्ट आपको रिकॉल कराने का पर्पस क्या था, वर्ब जो होता है एक्शन, यूजुअली एक्शन, स्टेट या अकरेंस, उसको आप जनरली दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को दिखाए, और हेल्पिंग वर्ब जो उस एक्शन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ही इज प्लेइंग में प्लेइंग मेन वर्ब हो गया क्योंकि एक्शन दिखा रहा है, और ये जो इज है ये इस प्लेइंग के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका टाइम बता रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनका दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि तीन होते हैं, बी, डू और हैव, और दूसरा होता है मॉडल्स विच इज कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, मे, माइट, हैव टू, हैड टू, डेयर, ये सारे और भी होते हैं कुछ, लेकिन ये मेन होते हैं जिनको हम आज अच्छे से डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि मॉडल जो है वो हेल्पिंग वर्ब का ही एक टाइप है। ओके फाइन, अब आगे चलते हैं और समझते हैं बच्चे मॉडल्स क्या होते हैं। व्हाट आर मॉडल्स, ये मॉडल्स होते क्या हैं और ये क्यों चाहिए होते हैं, वाई दे रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत क्या है हमको स्पेशली पढ़ने की, या इन जनरल इंग्लिश में इनकी जरूरत क्या है। तो मॉडल जो होते हैं बच्चे, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आपको मॉडलिटी दिखाते हैं लैंग्वेज में। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आपको मॉडलिटी दिखाते हैं। अब ये मॉडलिटी क्या होती है, तो मॉडलिटी होती है बच्चे कुछ स्पेशल सिचुएशंस, कुछ स्पेशल सिचुएशंस जो होती हैं उनको आप मॉडलिटीज बोलते हैं। स्पेशल सिचुएशंस का एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं इट इज रेनिंग, आज बारिश हो रही है ऐसा बोला मैंने, इसमें सिंपली मैंने इज यूज कर लिया। लेकिन मान लीजिए मुझे ऐसा बोलना है कि आज बारिश हो सकती है, तो मुझे बोलना पड़ेगा इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ऐसा अगर मैंने बोला तो मैं नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब का बी, डू, हैव का यूज नहीं कर सकता हूं। ये इस बी की तो एक फॉर्म होती है, मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, मुझे एक स्पेशल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है कैन। ये कन्वे करेगा कि आज बारिश हो सकती है। अब मान लीजिए मुझे एक और सिचुएशन रिप्रेजेंट करनी है, मान लीजिए मुझे बताना है किस चीज का होने का कंपल्शन, अगर वो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ सजा हो सकती है। जैसे मान लो मैं बोल दूं आपको यू मस्ट ओबे ट्रैफिक लॉज, आपको ट्रैफिक लॉज ओबे ही करने चाहिए, जरूरी है करना, मस्ट है। आपको मैंने कंपल्शन दिखाई, कंपल्शन मतलब कुछ काम करना जरूरी है, अगर नहीं किया तो कुछ डायर कॉन्सिक्वेंस है उसका। तो उन सारे सिचुएशंस के लिए आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अभी अब देखेंगे इनको डिटेल में और, लेकिन ये एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पर आप क्या दिखा रहे हैं, कंपल्शन दिखा रहे हैं। जैसे यहां पर आप दिखा रहे हैं किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी, हो सकती है ना बोला मैंने, तो पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं या प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं आप इसको। ऐसे यहां पर दूसरे सेंटेंस में जो आपने मस्ट, यू मस्ट ओबे ट्रैफिक लॉज है, यहां पर आपने कंपल्शन दिखाई, किसी भी चीज के होने की कंपल्शन, यानी कि होना जरूरी है वो, ठीक है, अनिवार्यता दिखाई आपने। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं ऐसी, इनको आप स्पेशल सिचुएशंस मानते हैं, जिनके लिए कुछ स्पेशल वर्ड चाहिए होते हैं, जैसे कि जिनको आप बोलते हैं मॉडल वर्ब, जो कि यहां पर हम दोनों केसेस में यूज करें। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, लेकिन वो हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं अभी इसके बाद।
बट अभी क्या पर्पस था, आपको ये समझाना कि मॉडल्स का इस्तेमाल क्यों होता है, मॉडलिटी दिखाने के लिए। और मॉडलिटी होती क्या है, कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं बस। स्पेशल सिचुएशंस जैसे कि पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए हमने कैन यूज करा, तो यहां पर मॉडलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी। सिचुएशन क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाना। कैसे दिखाएंगे, इट कैन रेन टुडे, कैन दिखाना यूज करना पड़ा आपको। ऐसे यहां यू मस्ट ओबे ट्रैफिक लॉज में मस्ट का इस्तेमाल करना पड़ा, कंपल्शन, अनिवार्यता दिखाने के लिए। ठीक है, क्लियर है वो? अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। चलिए अब फाइन, अब इनके रिक्वायरमेंट क्यों है, कुछ स्पेशल सिचुएशन दिखाने के लिए सिंपली। ओके, अब मैंने ये इन शॉर्ट में लिख दिया मॉडल। मॉडल्स का दूसरा नाम होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये भी बोलते हैं इनको, मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं, या खाली मॉडल्स भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं मोडाल्स, कुछ टीचर्स तक भी बोलते हैं इनफैक्ट, तो वो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है, उसको करेक्ट कर लीजिए, मॉडल्स बोलना चाहिए आपको। नेक्स्ट है दे एक्सप्रेस आइडियाज। क्या क्या आइडियाज या क्या क्या मॉडलिटीज एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सारी मॉडलिटीज एक्सप्रेस करते हैं वो। अभी हम बारी बारी से इनको देखेंगे, इसलिए मैं इनकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। ओके, दे आर नेवर यूज्ड अलोन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। उनको कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे मेन वर्ब होता है ना, आई गो, वी ईट, आपने अकेले इस्तेमाल कर लिया गो ईट को, लेकिन इनको आप अकेले यूज नहीं कर सकते हैं, इनके साथ एक वर्ब जरूर आना चाहिए, एक मेन वर्ब आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब थे। अभी हमने ये तो देखा ना टेबल में, अभी मैंने आपको बताया था ना यहां पर कि ये जो है वर्ब, वर्ब के दो टाइप होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का ही एक टाइप होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा टाइप होता है मॉडल्स। तो मॉडल्स एक तरह का हेल्पिंग वर्ब ही है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए साथ मेन वर्ब आना चाहिए जरूरी। ठीक है, ओके, आप देखते हैं आगे। जैसे एग्जांपल देखो, देर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जैसे यहां पे एग्जांपल देखिए, सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स। तो सोल्जर्स यहां पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मस्ट, ये मॉडल वर्ब हो गया, मॉडल ही लिख देता हूं बल्कि, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मॉडल हो गया। अब सोल्जर्स मस्ट द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, मुझे सोल्जर्स मस्ट के बाद कुछ ना कुछ एक मेन वर्ब चाहिए, जो कि है ओबे, है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मॉडल वर्ब जो है वो हमेशा एक मेन वर्ब उसके बाद आना ही चाहिए, और मेन वर्ब की फॉर्म होगी बेसिक फॉर्म, V1 फॉर्म आ जाएगी, जिसको आप इंफिनिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, या बल्कि रादर मोस्ट स्पेसिफिकली बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं आप इसको, इंफिनिटिव विदाउट टू। जैसे इंफिनिटिव फॉर्म होती है ये वाली, टू प्ले, टू के साथ जब लिखा जाए ना तो ये इंफिनिटिव फॉर्म होती है, टू ईट। लेकिन अगर इस टू को भी हटा दो तो बन जाती है बच्चे फिर बेयर इंफिनिटिव फॉर्म। अगर आप इनको भी हटा दो तो बेयर इंफिनिटिव फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ओके, अब देखिए सेंटेंसेस दैट यूज मॉडल वर्ब फॉलो द स्ट्रक्चर जनरली। जिन सेंटेंस में मॉडल वर्ब आता है वो ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि आपने यहां पे देखा सोल्जर्स, उसके बाद मॉडल वर्ब जैसे कि यहां मस्ट है, और उसके बाद मेन वर्ब जैसे कि यहां ओबे है। या वो सेंटेंसेस देख लीजिए जो हमने यहां पे लिखे हैं, इट कैन है, कैन के बाद एक मेन वर्ब आया, ऐसे यहां मस्ट है, इसके बाद एक मेन वर्ब आया। तो जिन भी सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब आएगा उनके बाद हमेशा एक मेन वर्ब आना ही चाहिए, वरना सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा सुनने में, आपको ये याद रखिएगा। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। आप स्टार्ट करते हैं अपनी पहली मॉडलिटी से, बारी बारी से हम एक एक मॉडलिटी पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहली मॉडलिटी मैं लिख रहा हूं, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या सर्टेनिटी। इन वर्ड्स पे ध्यान ना दीजिएगा आप टॉपिक पे, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं पहले। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल, इट इज cloudy outside, it can rain today। ऐसा एक सेंटेंस बोल लिया मैंने, मान लीजिए। दूसरा सेंटेंस, although the clouds have subsided, it, यहां लिख देता हूं अगली लाइन में, it may rain today। और तीसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, द स्काई इज क्लियर, बिल्कुल साफ है स्काई, बट इट माइट रेन।
मान लीजिए ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ठीक है। अब इन 3 सेंटेंसेस में कुछ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पर मैंने कैन यूज किया है, यहां पर मैंने मे यूज किया है, और यहां पर मैंने माइट यूज किया है। ध्यान से देखिए तीनों का डिफरेंस। ये तीनों ही वर्ड्स कुछ एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, किसी भी चीज के होने की संभावना बता रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी कैसे बता रहे हैं? इट इज क्लाउडी आउटसाइड, इट कैन रेन टुडे। आज बादल छाए हुए हैं बाहर आकाश में, बिल्कुल चारों तरफ काले काले बादल दिख रहे हैं आपको, तो आपको बड़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लग रही है कि बारिश हो सकती है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो ही सकती है, बादल छाए हुए हैं बिल्कुल। तो जब एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आपको दिखे तो आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगे, आपको लगे कि यार शायद हो सकती है, जैसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है, ऑल्दो द क्लाउड्स हैव सबसाइडेड इट मे रेन टुडे, मतलब अभी थोड़ी देर पहले काले बादल छाए हुए थे, अब वो छट गए हैं, अब वो नहीं दिख रहे आपको, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि शायद बारिश हो सकती है, दोबारा आ जाए बादल, लेकिन चांसेस कम है, पहले के मुकाबले कम है, तो आपको बोलना पड़ेगा इट मे रेन टुडे। अब तीसरा केस है, द स्काई इज क्लियर, आकाश बिल्कुल ही साफ है आज बिल्कुल भी बादल ना तो दिख रहे हैं, धूप जमी हुई है बल्कि आकाश में, बढ़िया। लेकिन वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने ऐसा इशू किया था एडवाइजरी कि आज बारिश होगी, तो आप बोलेंगे द स्काई इज क्लियर, आकाश साफ है बिल्कुल, बट इट माइट रेन टुडे, लेकिन बारिश हो सकती है, एक डिस्टेंट सा चांस है, बहुत ही कम चांस है कि बारिश हो सकती है। तो अगर मुझे तीनों की एक रफ आइडिया आपको देना हो, तो ये जो कैन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है, ये दिखाता है लगभग 70 to 80% चांस किसी चीज के होने का, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है। ये यहां पर लिख भी देता हूं, ये कन्वे करता है एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब किसी भी चीज के होने का चांस। अब ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी काफी रिलेटेड चीजें हैं। पॉसिबिलिटी मतलब किसी भी चीज के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है जब आप संभावना को एक नंबर दे दें, जैसे 50-60% मैंने बोला, प्रोबेबिलिटी है कि इसके होने की 50%, यानी कि आधा चांस है, बिल्कुल वो हो सकता है। हेड या टेल आने का, जब एक कॉइन आप टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 0.5 होती है ना, आधा आधा चांस होता है, 50% चांस होता है। तो प्रोबेबिलिटी एक नंबर जब आप देते तो होती है, पॉसिबिलिटी बस एक जनरल संभावना जब बताते हैं तो होती है। बट इन एनी केस दोनों का मतलब सिर्फ ये है कि किसी भी चीज के होने का अगर कुछ चांस है तो वो आप डिनोट करते हैं किससे? और आप डिनोट करते हैं बच्चे इन वर्ड से, कैन से, कुड से, सॉरी कैन से, मे से या माइट से। जैसे कैन दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ऐसी मे कन्वे करता है एक वीक या मॉडरेट पॉसिबिलिटी लिख देता हूं, बल्कि एक मॉडरेट पॉसिबिलिटी, एक ऐसी संभावना जो कि ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। और तीसरा है बच्चे माइट, जो कि स्ट्रॉन्ग कन्वे करता है वेरी वीक, वेरी वीक, या इसके लिए आप ब्लीक भी इस्तेमाल करते हैं, वेरी वीक पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज के होने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी जो होती है वो कन्वे करता है माइट। जैसे कि मैंने यहां 70 to 80% बोला, इस केस में आप मान सकते हैं जहां पर मे है, यहां पर आप मान सकते हैं 40 to 50% चांसेस है। ऐसे तीसरा जो है माइट, उसमें आप मान सकते हैं 20 to 30% चांसेस है, 10 to 20 मान सकते हैं, एक रफ आइडिया दे रहा हूं बस मैं। बट डिफरेंस क्या है तीनों में? डिफरेंस ये है कि कैन शो करता है एक बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी किसी चीज के होने की, मे शो करता है एक मॉडरेट पॉसिबिलिटी, ना कम ना ज्यादा, वेरएज जो माइट है वो शो करता है एक बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा ये। ओके, अब एक चीज और बताता हूं आपको साथ में, वो ये कि ये जो मे है इसकी जगह आप कुड भी यूज कर सकते हैं। मे और कुड ये दोनों ही बराबर पॉसिबिलिटी कन्वे करते हैं। मतलब मैं यहां जहां मे बोल रहा हूं ना, इट मे रेन टुडे, उसकी जगह इट कुड रेन भी बोला जा सकता था। ठीक है, स्टार्टिंग में इसलिए बताया क्योंकि आप और आपका ओवरवेल्म हो सकते हैं, और क्राउड हो जाए आपके दिमाग में। आपको कैन, मे और माइट याद रखना है, और साथ में बस ये याद रखिएगा कि कुड आपको मे के साथ, या जितना पॉसिबिलिटी मे कन्वे करता है उतनी पॉसिबिलिटी कुड भी कन्वे करता है। इन एनी केस आपको ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि चारों ऑप्शन एक ही साथ दे दिए जाएंगे, आपको ऐसा कभी नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन चॉइस क्या आएगी? आपको मान लीजिए ऐसा कंटेक्चुअल क्वेश्चन आएगा, जैसा ये पहले में लिखा हुआ है, इट इज क्लाउडी आउटसाइड, जिससे आपको आइडिया लेगा कि अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है बाहर बारिश होने की। अच्छी खासी पॉसिबिलिटी के लिए आपको अब चॉइसेस क्या आ जाएंगी? कैन, शेल,
विल, ought to, इस तरीके से चॉइसेस आ जाएंगी जिसमें आपको कैन पिक करना है। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा तो बोल देगा कैन, माइट, शेल, ought to। तो कैन और माइट में एक कंफ्यूजन रहेगी आपको। माइट अब वीक पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, कैन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, तो आपके पिक करेंगे कैन को, क्योंकि इट इज क्लाउडी आउटसाइड लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में अगर, है ना। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटी कन्वे करना चाह रहा है आपका एग्जामिनर, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड एक वर्ड यहां पर दिया हुआ है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है बच्चे किसी चीज के होने की निश्चितता, कोई चीज होनी तय है मान लो, तो उसको कन्वे करने के लिए आप यूज करते हैं विल। जैसे कि ऑल ऑफ अस, कौन कौन सी चीजें होनी तय हैं, जैसे ऑल ऑफ अस विल डाई समडे, हम सारे के सारे किसी ना किसी दिन जरूर मरेंगे, गुजर जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लो, द सन विल राइज इन द ईस्ट, ये भी तय बात है कि जो सन है वो ईस्ट में राइज करेगा, है ना। तो यहां पर ये जो वर्ड है विल, ये कन्वे कर रहे हैं सर्टेनिटी, किसी भी चीज के होने की निश्चितता को ये दिखा रहे हैं। तो अगर आपको कोई चीज दिखती है जो कि होनी तय है, बिल्कुल होगी, वो जरूर होनी है, तो आप उसके लिए यूज करेंगे विल का, ठीक है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ये मैंने अभी आपको इन शॉर्ट 3 चीजें बताई, क्या 2 चीजें बताई, एक बताया पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या यूज करते हैं, कैन, कुड और माइट, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। कैन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है, कुड उससे थोड़ा, मे उससे थोड़ा कम, और माइट सबसे कम। साथ साथ ये बताया कि मे की जगह आप कुड भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि विल का क्या यूजेज है, अगर आपको निश्चितता दिखानी है किसी चीज की, कोई चीज होनी तय है, तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे उसको बताने के लिए, ठीक है। अब ये एक रफ आपको आइडिया लगा देगा, थोड़ा सा हेल्प कर देगा। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को ऐसे मान लो एक वो कलर शेड से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो यहां पे काफी स्ट्रॉन्ग शेड है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का, जो कि दिखाता है आपको कैन। दूसरा उससे कम पॉसिबिलिटी अगर दिखानी है तो होता है मे, जिसको आप वीक या मॉडरेट पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको कुड भी बताया है, मे के जितनी ही पॉसिबिलिटी कुड भी कन्वे करता है इट। तीसरा है बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो, वेरी ब्लीक मतलब बहुत ही कम, वेरी वीक पॉसिबिलिटी अगर आपको दिखानी है तो वो कन्वे करता है माइट। ये आपको जो स्केल है ये हेल्प करेगा समझने में। आई होप बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया हो ये। अगर हो गया तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बिना देरी के। You better stay hydrated. Outdoor activities in the sun dash tire you. मेरा सजेशन है आप पहले आप खुद से करिएगा इसको, फिर आंसर्स देखिएगा। You better stay hydrated मतलब अच्छा होगा कि अगर तुम हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो। आउटडोर एक्टिविटीज इन द सन डैश टायर यू, आउटडोर एक्टिविटी जो है सन में हो सकता है तुमको बिल्कुल थका दे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी है किसी भी चीज की होने की, बड़ी ज्यादा वाली पॉसिबिलिटी दिखानी है, तो माइट और कैन में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है। कैन बड़ा सिंपल सा है, बी। नेक्स्ट, चूज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दोनों में से कौन सा एक्सप्रेस करना है बताना है। दिस इज अ बिग सिटी, यू मे इजीली गेट लॉस्ट इन हियर। ये बहुत बड़ी सिटी है, यहां पर आप आसानी से खो सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज अ बिग सिटी, यू कैन इजीली गेट लॉस्ट हियर। एक में मे यूज हुआ है, एक में कैन यूज हुआ है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कौन कन्वे करता है, बी, दिस यू कैन इजीली गेट लॉस्ट हियर, तुम यहां आसानी से खो सकते हो। नेक्स्ट, टैप द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ ब्लीक पॉसिबिलिटी। ऐसा सेंटेंस बताइए जो कि ब्लीक पॉसिबिलिटी दिखाता है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो तान्या माइट अटेंड द पार्टी टुमारो एज शी हैज टू प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट, और दूसरा है तान्या कैन अटेंड द पार्टी टुमारो एज शी हैज टू प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट। एक में कैन है, एक में माइट है। करेक्ट आंसर होगा तान्या माइट अटेंड अ पार्टी टुमारो, सॉरी अटेंड द पार्टी टुमारो एज शी हैज टू प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी दिखानी थी जो कि दिखाता है माइट। नेक्स्ट है द स्काई इज क्लाउडी इट डैश रेन सून। स्काई क्लाउडी है, क्लाउडी क्या इंडिकेट करता है कि बारिश होने के चांस काफी ज्यादा हैं, और ज्यादा चांसेस कन्वे करने के लिए आप यूज करेंगे कैन। नेक्स्ट, आई कांट सी एनी क्लाउड्स बट इट डैश रेन। मुझे कोई बादल नहीं दिख रहे, मतलब बहुत बिल्कुल ही बादल नहीं दिख रहे हैं आपको, साफ है स्काई बिल्कुल। तो आप क्या आप कन्वे करेंगे उससे, क्या आप इन्फर करेंगे, आपको क्या लगेगा, क्या कंक्लूड करना चाहेंगे आप उससे कि बारिश नहीं होने हैं, बारिश होने के चांसेस काफी कम है क्योंकि बादल नहीं दिख रहे हैं आकाश में, आकाश साफ है। तो आप कम चांसेस इनमें से कौन, ये नहीं कि ये तो यूज नहीं करूंगा कैन, तो डेफिनेटली मस्ट विल भी यूज नहीं करेंगे आप, सर्टेनिटी दिखाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा माइट, वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है माइट, ठीक है। नेक्स्ट, जया डैश श्योरली गेट वेल सून, शी इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट वेल। श्योरली दिखाता है कि पक्का ही ठीक हो जाएंगी जया,
श्योरली मतलब कोई काम पक्का ही हो जाएगा। शी इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट वेल, क्योंकि वो ट्रीटमेंट को बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो करेक्ट आंसर यहां होगा बच्चे विल। आप श्योरिटी दिखाते हैं या सर्टेनिटी दिखाते हैं विल से, है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। फाइन, नेक्स्ट मोडालिटी है, मोडालिटी नंबर 2 है एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी एंड इनेबिलिटी। फिर से मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, चलो बोर्ड पे। सबसे पहला सेंटेंस है I can lift 100 kgs। मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं, ऐसा कोई बोल रहा है मान लीजिए। और दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, I could lift 100 kgs when I was young। जब मैं यंग था तो मैं 100 kg वजन उठा सकता था। दोनों सेंटेंसेस लगभग सेम लिखे हैं, मैंने बस छोटा सा माइन्यूट एक डिफरेंस रखा है। क्या डिफरेंस रखा है कि पहले में मैंने कैन यूज किया है और दूसरे में मैंने कुड यूज किया है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो कैन आपके दिखाता है बच्चे प्रेजेंट एबिलिटी। अगर आपको अपनी प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट क्षमता को दिखाना है तो आप यूज करते हैं कैन को। वेरएज अगर आपको पास्ट एबिलिटी दिखानी है, आपकी कोई पास्ट में क्षमता थी जो कि अब नहीं है, तो आप यूज करते हैं कुड। तो पहले सेंटेंस का मतलब है मैं 100 केजी वजन उठा सकता हूं, ये मेरी अभी क्षमता है, इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। लेकिन अगर आपने बोला आई कुड लिफ्ट 100 केजीज व्हेन आई वाज यंग, जब आप मैं यंग था तो मैं 100 किलो वजन उठा सकता था। इसका मतलब ये जो 100 किलो उठाने की कैपेबिलिटी थी ये आपकी पास्ट में थी, अब नहीं रही। पास्ट एबिलिटी दिखाते हैं आप कोड से, बड़ा सिंपल सी बात है ना। अब एक और चीज इसी से रिलेटेड बिल्कुल, वो ये मान लीजिए आपको इनएबिलिटी दिखानी है। अब आपको ऐसा दिखाना है उप्स, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई पास्ट एबिलिटी दिखानी है, सॉरी अब आपको इनएबिलिटी दिखानी है, कोई ऐसी चीज है जो कि आप नहीं कर पाते हैं, आपकी क्षमता नहीं है करने की, तो आप उसके लिए सिंपली इनकी पास्ट नेगेटिव फॉर्म यूज कर लेते हैं। कैन की नेगेटिव फॉर्म कांट और कुड की नेगेटिव फॉर्म कुडंट। जैसे आई कांट लिफ्ट 100 केजीज, यानी कि मैं 100 किलो वजन नहीं उठा सकता हूं, मेरी ये कैपेबिलिटी नहीं है। आई कुडंट लिफ्ट 100 केजीज व्हेन आई वाज यंग, जब मैं 100 किलो जब मैं बचपन में था या छोटा था तो मैं 100 किलो वजन नहीं उठा सकता था, मैं सिर्फ 80 केजीज वजन उठा सकता था, ऐसा बोलना चाहते हैं तो आपको कुडंट यूज करना पड़ेगा बच्चे। तो ये दोनों वर्ड्स दिखाते हैं इनएबिलिटी। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आप नहीं कर पाते हैं, क्षमता नहीं है आपकी करने की, तो आप यूज करते हैं कांट को और कुडंट को। अब उसी के बेसिस पे 3 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से कर लेते हैं, आपको अब तक आइडिया लग जाना चाहिए इनका। आई डैश रीड इटालियन, मैं इटालियन रीड कर सकता हूं, मेरी एक एबिलिटी है ऐसी, तो प्रेजेंट एबिलिटी को दिखा रहा है इसलिए कैन लिख देता हूं। ही डैश रीड व्हेन ही वाज 4, जब वो 4 साल का था तब वो रीड कर सकता था, कुड पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। ही डैश स्विम वेरी वेल व्हेन ही वाज यंग, वो जब यंग था तो वो बड़े अच्छे स्विम कर सकता था, अगेन पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है इसलिए कुड आ जाएगा। सिंपल है, आई बिलीव बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, पर सिंपल है तो। रवि डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस नाउ, इट्स सरप्राइजिंग, रवि अभी 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है, बड़ी सरप्राइजिंग या हैरत अंगेज बात है ये, क्योंकि प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है जो कि आपको नाउ से पता चला, तो आप यूज करेंगे ए कैन को। नेक्स्ट देखिए, आई डैश रन 5 माइल्स एट अ टाइम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं 5 माइल्स एक साथ एक स्ट्रेच में दौड़ सकता था, तो अगेन ये दिखाता है आपकी पास्ट एबिलिटी को। व्हेन आई वाज यंग इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा बच्चे ए कुड। नेक्स्ट, आई डैश रीड व्हेन यू हैव रिटन, आई डैश रीड व्हाट यू हैव रिटन, मैं नहीं रीड कर सकता हूं तुमने क्या लिखा है, तो प्रेजेंट एबिलिटी इंडिकेट कर रहा है यहां, जो कि आप माफ करिए प्रेजेंट इनएबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। आपकी प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज है जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, रीड नहीं कर पा रहे हो, तो प्रेजेंट इनएबिलिटी दिखाता है कांट। क्लियर है आई बिलीव। नेक्स्ट है माय मदर्स
माई मदर डैश रीड विदाउट ग्लासेस इवन नाउ, मेरी मदर अभी भी ग्लासेस के बिना रीड कर सकती हैं, इवन नाउ लिखा है तो प्रेजेंटेबिलिटी की बात हो रही होगी। प्रेजेंटेबिलिटी के लिए आप कैन यूज करते हैं, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी मोडालिटी है बच्चे आस्किंग फॉर और गिविंग परमिशन, या इसके साथ आप लिख लीजिए रिक्वेस्ट्स। अगर आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है या आपको परमिशन लेनी है तो आप कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं देखते हैं चलिए। तो कैन, कुड और मे यूज होते हैं आस्किंग परमिशन के लिए। मैं अगेन 3 सेंटेंसेस यहां लिखता हूं, आपको हेल्प करेंगे वो समझने में। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कैन आई बोरो अ पेन, ऐसा आपने बोला। दूसरा लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं could I ask for a favor please। और तीसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं may I sit down मैम। आप चाहो तो यहां सर भी लिख सकते हो, सर और मैम एक ही बात है। ध्यान से एक बारी देख लीजिए। तो मैंने यहां पे 3 अलग अलग मॉडल वर्ब यूज करे, इसमें कैन यूज करा है, इसमें कुड यूज करा है, इसमें मे यूज करा है। तीनों का डिफरेंस क्या है? तीनों का डिफरेंस ये है कि जब आप बोल रहे हैं कैन आई बोरो अ पेन तो शायद आप एक दोस्त से बात कर रहे हैं, ये बड़ा इनफॉर्मल तरीका है किसी से कुछ पूछने का। इनफॉर्मल मतलब कैजुअल या अनऑफिशियल, ऐसी भाषा जो कि आप नॉर्मल बातचीत में इस्तेमाल करते हैं अपने दोस्तों से, वो इनफॉर्मल भाषा होती है। तो ये जो तरीका है कैन आई बोरो अ पेन, ये इनफॉर्मल तरीका है, आपने दोस्तों से आप बातचीत कर रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। पर आप तो कोई दोस्तों से हम कैन वैन थोड़ी बोलते हैं, बोलते हैं अब पेन ले, अब दिखे ना लिखे वो कुछ, हमें लिखना है, हमें पेन चाहिए, तुम्हारे पास हो ना हो छीन लोगे नहीं तो उससे। तो चलता होगा ऐसा आपस लोगों में, लेकिन जनरली जो भाषा का तरीका है बोलने का वो होता है ये वाला, कैन आई बोरो पेन, क्या मैं एक पेन बोरो कर सकता हूं। इसका मतलब आप एक इनफॉर्मल तरीका है किससे बातचीत करने का। दूसरा है कुड आई आस्क फॉर अ फेवर प्लीज, क्या मैं एक फेवर या हेल्प आपसे मांग सकता हूं प्लीज। तो ये तरीका है बहुत ही पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। किसी से बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप तो आप यूज करेंगे कुड। ठीक है, यूजुअली क्या होता है जब आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे हैं, आप नहीं जानते किसी को, पहली बार उनसे बात करें तो आप बोलेंगे कुड आई आस्क यू फॉर द टाइम, क्या मैं आपसे समय पूछ सकता हूं। या मान लीजिए उनके पास न्यूज़पेपर है और आप उनसे वो न्यूज़पेपर मांगना चाहते हैं एक बार कुछ देखने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन, तो आप बोलेंगे कुड आई आस्क यू फॉर द न्यूज़पेपर प्लीज। तो ये जो तरीका है पोलाइटली, बहुत ही सलीके से तहजीब के साथ आप किससे बात करते हैं, स्पेशली जब आप अनजान लोगों से बातचीत करते हैं पहली बार, तो आप इस कुड का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी पहचान ये, यूजुअली इसके साथ प्लीज हमेशा आता है। ठीक है, प्लीज जहां पर भी आए वो इंडिकेट करता है कि आपने बड़े पोलाइटली किसी से कुछ पूछा, तो वहां पर कुड आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मे आई सिट डाउन। तो ये जो तरीका है ये ऑफिशियल तरीका है। जब भी आप किसी सर से, मैम से, किसी टीचर से बातचीत करें तो आप यूजुअली मे का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह गए जो कि बहुत ही ऑफिशियल है, मान लीजिए आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, एजुकेशन अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट भवन जब गए, राष्ट्रपति भवन, तो आप वहां पर जाकर आप किसी से कुछ पूछेंगे तो आप मे आई सिट डाउन, मे आई टॉक, मे आई हैव सम, कैन आई, मे आई नो वेयर टू गो, सर या मैम, इस तरीके से आप यूज करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे का। तो मे यूज होता है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, कुड यूज होता है जो कि पोलाइटली जब आप किससे कुछ पूछना हो, मे बी ए स्ट्रेंजर, कैन यूज होता है जब आप अपने दोस्तों से बातचीत करो, इनफॉर्मल लैंग्वेज है। अब इनमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी एक बार समझ लीजिए। इनफॉर्मल तो आप समझते हैं कैन, फ्रेंडली जहां बातचीत हो वहां पे यूज करेंगे आप। अब पोलाइट में, कुड में और मे में क्या डिफरेंस है, तो कुड भी पोलाइट है और मे भी अपने आप में पोलाइट है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मे आप यूज करेंगे कि ऐसी जगह जहां ऑफिशियल होती है पर्पसेस, लेकिन आप पोलाइटली बोलेंगे स्ट्रेंजर से, अननोन लोगों से, जहां पर ऑफिशियल काम आपका नहीं भी है वहां पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं। हां, याद रखिए कि आप ऑफिशियल जगह पर हमेशा मे इस्तेमाल करते हैं। कोड आप यूज कर सकते हैं कहीं भी जहां पे भी आपको पोलाइटली बोलना है। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। कई अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि क्या मैं कुड और मे को इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं, तो आप मे
को इस्तेमाल करेंगे सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी जगह जहां आप मे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सही चल जाएगा, लेकिन मे का इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसी जगह जहां कुड कर रहे हैं। कुड यूज होता है हर जगह जहां पर आपको पोलाइटली पूछना हो किसी से कुछ, लेकिन मे आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। डैश यू लेंड मी योर पेन प्लीज, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो। आप एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं और आप प्लीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कुड का यूज करेंगे। आई गो आउट सर, आपने टीचर से बात कर रहे हैं, आपने सर बोल दिया है, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे, ऑफिशियल हो गया है। डैश आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल बोरो कर सकता हूं। आपने एक दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट है डैश आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं। तो आप यहां पर कौन से यूज करेंगे, ये आपके लिए सवाल है। एक सेकंड सोचिएगा इस पे, फिर मुझे बताइएगा। अब मैं बता देता हूं इसका आंसर। तो कमाल की बात यह है कि आप यहां तीनों यूज कर सकते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं, और मे भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस तीनों में ये रहेगा कि आप जो भी इस्तेमाल करेंगे उससे मीनिंग बदल जाएगा। कैन आई आस्क यू समथिंग, इसका मतलब शायद आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल तरीका है बात करने का। कुड आई आस्क यू समथिंग, इसका मतलब शायद आप एक अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और मे आई आस्क यू समथिंग, इसका मतलब शायद आप एक ऑफिशियल जगह पे हैं, अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, मे बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बातचीत कर रहे हैं, किसी से ही आप बातचीत कर रहे हैं जो कि एक ऑफिशियल जगह है, वहां पर आप यूज करेंगे मे। तो इन तीनों वर्ड से अलग अलग मीनिंग निकल के आएगा, ये समझने की बात है यहां पर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं जी। तो ये वाला एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं जी एक बारी। तो अभी आपने ये समझ लिया कि परमिशन लेनी है, रिक्वेस्ट किसी से करनी है तो कैसे करनी है, इन वर्ड्स को यूज करके करनी है। लेकिन अगर देनी है परमिशन, मान लीजिए एज अ टीचर मुझे आपको परमिशन देनी है इस काम के लिए, आपने पूछा मे आई सिट डाउन मैम या मे आई सिट डाउन सर, तो मैं बोलूंगा यस यस यू मे, मैं ऐसे बोल दूंगा, हां तुम बैठ सकते हो। यह सही तरीका है परमिशन देने का। अगर मुझे मना करना है तो बोल दूंगा यस यू मे नॉट, नहीं तो मैं नहीं बैठना है, ये मतलब हो गया इसका। लेकिन मैं एक और यूज कर सकता हूं, यस यू कैन भी बोल सकता हूं मैं, यस यू कैन, ये भी बोलने का सही तरीका है। कुड का इस्तेमाल नहीं होता है, बस ये याद रखिएगा, कुड का यूज नहीं कर सकता हूं मैं परमिशन देने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि कैन का यूज नहीं है, लेकिन अच्छी अच्छी इंटरनेशनल बुक्स, ग्रामर बुक्स में लिखा हुआ है कि आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ज्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर्मल सिचुएशंस में यस यू मे यूज करने का, लेकिन आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये दोनों वर्ड्स परमिशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं चलिए इसके बेस पे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर पहला इसका, हाउ डैश आई हेल्प यू सर। फॉर्मल परमिशन आप किसी से ले रहे हैं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। मान लीजिए आप किसी होटल पे गए और वहां पे रिसेप्शनिस्ट से आप बात कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट आपसे पूछ रहा है मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं सर, तो वहां पर करेक्ट आंसर होगा सी मे, फॉर्मल, थोड़ा सा फॉर्मल सिचुएशन है, स्पेशली कर्टियसली बिहेव करना होता है उनका, तो उन्होंने बोला मे। नेक्स्ट देखिए, आई हैव फिनिश्ड ऑल माई वर्क डैश आई गो होम नाउ सर, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूं सर, तो आप बोलेंगे मे, क्योंकि आप एक टीचर से में भी या किसी पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड एज सर उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए इट हैज टू बी अ फॉर्मल रिस्पेक्टेबल ग्रीटिंग, ठीक है, तो इसलिए आपने मे यूज करा। नेक्स्ट है, डैश आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट प्लीज, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बातचीत कर सकता हूं। बहुत ही पोलाइटली आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी, कुड आएगा बच्चे यहां पर। नेक्स्ट देखिए, डैड डैश आई यूज योर डेबिट कार्ड प्लीज, डैड क्या मैं आपका डेबिट कार्ड यूज कर सकता हूं प्लीज। चॉइसेस बड़ी इंटरेस्टिंग है, कैन, कुड, शुड या विल। अब आप में शायद सोचेंगे कुछ लोग कि कैन यूज कर लूं मैं, क्योंकि पिताजी के साथ तो फ्रेंडली था माहौल है ना, इनफॉर्मल सिचुएशन है ना, तो हो सकता है कर लो आप, आपकी अच्छी दोस्ती हो, लेकिन आपको अपने एंड से तो कुड ही बोलना चाहिए, आपको रिस्पेक्टिवली बोलना चाहिए, बिल्कुल पोलाइटली बोलना चाहिए उनसे, ठीक है, अपने एंड से आप कुड ही बोलिए। कुछ लोग हो सकता है आप बोल दो कैन, लेकिन फिर पिताजी जो पिटाई करें आपकी कि अरे अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे पिताजी को आप बोल रहे हो पिताजी वो जरा डेबिट कार्ड यहां रख देना, ऐसा
लग रहा है कुछ कुछ ठीक है, तो आपकी तरफ से आप पोलाइट ही परमिशन मांगो, रिक्वेस्ट करो, जिसके लिए आपको कोड यूज करना चाहिए। कैन आप यूज नहीं करिए यहां पर प्रेफरेबली, ठीक है। ओके, बाकी आपकी मर्जी, चप्पलें अगर खानी हो तो। नेक्स्ट है यू डैश गो इन नाउ एंड मीट द डायरेक्टर। आपको परमिशन दी जा रही है और आपको बोला रहा है कि आप अब अंदर जा सकते हैं और आप डायरेक्टर साहब से मिल सकते हैं। तो क्योंकि अगेन एक फॉर्मल सिचुएशन, इसलिए मे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। यहां तो वैसे भी चॉइसेस बहुत एब्सर्ड है, माइट तो यूज ही नहीं होता है परमिशन देने के लिए, इसलिए आपने माइट तो यूज ही नहीं किया, सीधा मे ही आया, एक ऑप्शन ही बचा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्लिगेशन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन है, नेक्स्ट मोडालिटी देख लेते हैं, जिसमें पहला ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है, मॉरल ड्यूटी और नेसेसिटीज है। इन चारों का एक एक बार करके मतलब समझ लेते हैं। तो ऑब्लिगेशन मतलब होता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कोई ऐसा काम जो कि आपको करना हो, आपका दायित्व हो करने का वो। नेक्स्ट है कंपल्शन। कंपल्शन मतलब एक ऐसी चीज जो कि करनी ही है आपको, आपके पास चॉइस नहीं है, अनिवार्य है वो करना, इट हैज टू बी डन, इट्स अ मैंडेट। तीसरा है मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी मतलब नैतिक जिम्मेदारी, मॉरलिटी या मॉरल को हिंदी में बोलते हैं नैतिकता बेसिकली। तो ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी चीज जो कि आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे तो सजा नहीं है कोई। जैसे मान लो आपके घर के सामने कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, आपको उनको रोज पानी देना चाहिए, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप रोज पानी नहीं भी देंगे ना उनको, तो भी बात बन जाएगी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी रिस्पेक्ट करते तो कोई सजा तो नहीं आ रहा आपको, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगला है नेसेसिटीज। नेसेसिटीज मतलब क्या होता है, आपकी जो जरूरतें होती हैं बच्चे, उनको आप नेसेसिटीज बोलते हैं। कुछ आपकी जरूरतें होती हैं, ऐसी चीजें जो कि आपको, जैसे रोटी कपड़ा मकान बोला जाता है, जरूरतें आपकी बेसिक नेसेसिटीज है, तो नेसेसिटीज होती हैं आपकी जरूरतें, ठीक है। अभी बारी बारी से समझते हैं इनका मतलब, और बारी बारी से समझते हैं कौन सा कहां यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं बच्चे मस्ट। तो मस्ट का क्या यूज होता है देखिए, सबसे पहला मस्ट का यूज होता है बच्चे कंपल्शन दिखाने के लिए। अगर कोई चीज अनिवार्य है करनी, तो आप उसको मस्ट से प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोल दूं यू मस्ट ओबे ट्रैफिक लॉज। अगर आप ड्राइव कर रहे हो कभी भी, तो आपको ट्रैफिक लॉज ओबे ही करने चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आपको कुछ ना कुछ डायर कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आपका चालान हो जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर कुछ डायर कॉन्सिक्वेंस होता है, अगर आप नहीं करें जो बोला गया है, तो उनमें आप यूज करते हैं मस्ट, कंपल्शन दिखाने के लिए, अनिवार्य है वो करना। अनिवार्य क्यों है, क्योंकि अगर नहीं किया तो कुछ ना कुछ डायर कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। हो सकता है कुछ चालान हो जाए, पिनलाइज किया जाएगा आपको, हो सकता है कोई चालान हो जाए, हो सकता है आपको चोट पहुंचाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसका यूजेज होता है बच्चे, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए। जैसे आपके एग्जाम में अगर इंस्ट्रक्शन कोई आएगा, तो वो हमेशा दिए जाते हैं यूजिंग मस्ट। कई बार पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड जो होते हैं, उन पर भी जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो दी जाती है यूजिंग मस्ट। यहां लिख देता हूं इसको, ठीक है। जैसे पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड पे कई बार लिखा जाता है कि यू मस्ट नॉट स्पिट इन द पार्क। पार्क के बाहर में एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है जिसपे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आप ऐसे ऐसे ये सब करिए। वहां पर अगर कोई इंस्ट्रक्शन करना है या नहीं करना है, उसके लिए मस्ट यूज होता है हमेशा। जैसे यू मस्ट नॉट स्पिट इन द पार्क, यू मस्ट नॉट थ्रो द गार्बेज इन द ओपन। आपको गार्बेज ओपन में नहीं फेंकना है, नहीं फेंक सकते हैं आप, ठीक है। और देखिए उससे अलग इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए अगर देना आपके एग्जाम में इंस्ट्रक्शन है, यू मस्ट नॉट यूज द रेड पेन। आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सख्त मना है करना यूज उसका, तो वो मस्ट के साथ आएगा। मस्ट एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम आ गया यहां पर। और तीसरा है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जरूरत। तो जरूरत को अगर दिखाना है, तो आप नेसेसिटी को दिखाना है तो आप मस्ट यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट, जैसे आपको बोलना है यू मस्ट ब्रीथ इन एयर, आपको हवा जो है सांस लेनी चाहिए अंदर, अदरवाइज आपका सर्वाइवल विल बी इन क्वेश्चन। हो सकता है आप जी ना पाए फिर, है ना, हो सकता है क्या होएगा ऐसा, नेसेसिटी है, जरूरत है आपकी। यू मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, आपको साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। अगर आप नहीं पिएंगे तो हो सकता है आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए, या हो सकता है आपका सर्वाइवल रिस्क पे पड़ जाए, है ना। एक नेसेसिटी है, तो इसलिए उसके लिए आपने यूज किया मस्ट। अब आते हैं शुड पे। तो बच्चा पार्टी ध्यान से एक बार समझिए, शुड और ऑट टू दोनों के लिए यूजेज है।
कि ये मॉरल ड्यूटी के लिए इस्तेमाल यूज किए जाते हैं। अब ये मॉरल ड्यूटी क्या होती है? तो नैतिक जिम्मेदारी, ऐसी ड्यूटी जो कि आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो सजा नहीं है। जैसे कि मस्ट में सजा होती थी ना, अगर नहीं किया तो ट्रैफिक लॉज ओबे नहीं किया तो सजा है, तो इसलिए मस्ट यूज किया। लेकिन अगर कुछ और ऐसा ऑप्शन होता है जहां पर करना तो चाहिए लेकिन आप नहीं भी करो तो सजा नहीं है, तो वो होती है मॉरल ड्यूटी। और ये दोनों यूज होते हैं इसके लिए, अभी बताऊंगा दोनों में डिफरेंस, लेकिन इतना समझ लो कि दोनों यूज होते हैं मॉरल ड्यूटीज के लिए। जैसे कि मान लो मुझे बोलना है कि मेरे आस पड़ोस में नेबर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट मुझे करनी चाहिए, तो मैं यूज करूंगा यू शुड या यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेबर्स। आपको अपने नेबर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप नहीं भी करोगे, आप उनको तू तड़ाक करके ही बोलोगे या आप उनको डिसरिस्पेक्ट भी करोगे तो भी कोई सजा थोड़ी है। नोबडी इज गोइंग टू पेनलाइज यू। ये थोड़ी कि आपको पुलिस आके पकड़ लेगी, भाई तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, तुम मुझसे उल्टा बोल रहे थे, कुछ नहीं होगा एज सच। तो इसका दिस डज नॉट मीन कि आपको उनसे बदतमीजी करनी है, दिस जस्ट मीन्स कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो होती है उनके लिए आप शुड और ऑट टू यूज करेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस ये है कि जो ऑट टू है ये फॉर्मल सिचुएशंस में यूज होता है, वेराज शुड यूज होता है इनफॉर्मल या जनरल कॉन्वर्सेशंस में ज्यादातर। जैसे मान लीजिए आप स्कूल पे गए अपने, और आपने स्कूल में देखा कि एक मीटिंग चल रही है, तो आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन जो लिखा दिखेगा वो हो सकता है यू ऑट नॉट टू डिस्टर्ब, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इस तरह से लिखा मिलेगा। लेकिन अगर आप एज अपोज टू दैट घर पे होते तो आपको शायद बोला जाता यू शुड नॉट डिस्टर्ब, या यू शुड नॉट डिस्टर्ब द डिकोरम ऑफ द प्लेस, यू शुड नॉट स्पिट इन ओपन, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये शुड यूज होता है जनरल कैजुअल सिचुएशंस में, या कॉमनली यूज्ड यही है, ज्यादातर यही यूज होता है। फॉर ये ऑट टू आप कम ही सिचुएशंस में देखेंगे यूज होता हुआ, लेकिन अगर कहीं देखेंगे तो वो एक फॉर्मल सिचुएशन होगी। हालांकि दोनों का इस्तेमाल यूज होता है मॉरल ड्यूटीज बताने के लिए आपको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऑल पैसेंजर्स डैश प्रेजेंट वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन एट द चेक इन फॉर ऑल फ्लाइट्स। तो एक इंस्ट्रक्शन दिया गया एयरपोर्ट पे, आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होता है हमेशा मस्ट, इसलिए मस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है सीट बेल्ट डैश बी वॉर्न इवन इन द बैक ऑफ द कार। बैक ऑफ द कार में भी सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए, ट्रैफिक लॉ है, मस्ट आएगा। वी डैश लव आवर नेबर्स, हमको अपने नेबर्स का प्यार, उनसे प्यार करना चाहिए, उनसे उनका कंसर्न करना चाहिए, उनको केयर करना चाहिए। तो यहां पर बच्चे शुड आएगा, आपकी मॉरल जिम्मेदारी है ये। और अगर आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में बोल रहे हैं तो यहां पे ऑट टू भी पॉसिबल है, दोनों आपको पॉसिबल है। हालांकि कभी भी आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कभी भी आपको एक चॉइस नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन में ऑट टू और शुड दोनों दे दिया जाएगा। यूजुअली दोनों में से एक पूछा आता है, बट फिर भी एक हार्ड चॉइस आपको कभी अगर दे दी जाए तो आप समझ लीजिए दोनों में से क्या आएगा, दोनों में से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप पिक कर लीजिएगा। अगर फॉर्मल सिचुएशन है तो ऑट टू आ जाएगा, अगर जनरल कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है तो शुड आ जाएगा। नेक्स्ट है वी डैश ऑबे आवर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को ऑबे करना चाहिए, तो आएगा करेक्ट आंसर है शुड या ऑट टू, दोनों चॉइसेस पॉसिबल है। हां, अगर आपको एक मॉरल कंपल्शन दिखानी है, अगर आपको दिखाना है कि करना ही चाहिए फॉलो, तो आप यहां पर मस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी नैतिक जिम्मेदारी आपको दिखानी है जो कि करना ही चाहिए। अगर ऐसा है कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को ऑबे नहीं करते हैं तो आपकी सुताई होती है, बहुत ज्यादा पिटाई हो सकती है आपकी, तो आप यहां पर मस्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हो रहा है ना। क्लियर है, आई होप, बिल्कुल सिंपल था ये। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके। अ जज डैश बी जस्ट, एक जज को जस्ट होना चाहिए, जस्ट मतलब फेयर, फेयर एंड इम्पार्शियल, मतलब किसी की भी साइड नहीं लेनी चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए और बिल्कुल फेयर होना चाहिए, जो भी निर्णय बोले बिल्कुल साफ सुथरा सही होना चाहिए। तो ऐसा एक कंपल्शन हो सकता था, अगर यह मस्ट होता चॉइस में तो हम मस्ट पिक कर लेते, ये करना ही चाहिए, जज को ड्यूटी भी है उसकी और बाय लॉ भी वो ऑब्लिगेटेड है ऐसा करने के लिए। अगर वो नहीं करता तो उसको हो सकता है जज की उपाधि से उतार दिया जाए, उसको सजा वजा हो जाए, अगर वो किसी की मान लो ऐसी डिसीजन दे दे किसी के फेवर में, तो ये अपराध है उसके लिए। तो इसलिए यहां पर मस्ट आता, बट अगर मस्ट नहीं है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस क्या है, शुड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू ऑट टू, यू कैन या यू मस्ट, करेक्ट आंसर है ऑट टू, मस्ट नहीं है क्योंकि ये कंपल्शन नहीं है, अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपको सजा नहीं होने वाली कोई। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ,
कैंडिडेट्स को सारे क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर करने हैं, एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के लिए आप यूज करते हैं ऑप्शन सी, मस्ट। नेक्स्ट, आई डैश डू एज फादर सेज अदरवाइज ही विल स्कोल्ड मी वेरी मच। मुझे वैसा ही करना चाहिए जैसा पिताजी बोलते हैं, अदरवाइज नहीं तो वो मुझे बहुत डांट लगाएंगे। एक डायर कॉन्सिक्वेंस है अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो यहां पर जो भी दिया गया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम शुड भी यूज कर सकते थे, इसमें तो इनफैक्ट चॉइस ही नहीं है। पर वो देखिए नेक्स्ट, यू डैश हैव केप्ट मी इन द डार्क। तुम्हें मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। अंधेरे का मतलब लिटरल अंधेरा नहीं है यहां पर अंधेरे का मतलब है केप्ट मी इन द डार्क का मतलब है मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था, हाइड समथिंग, कुछ ऐसा सेंस है ना। अब आप ऐसा तो नहीं बोलेगे तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना चाहिए था, आप हमेशा यही बोलोगे कि आपको मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। तो यहां पर नेचुरली जो मॉडल वर्ब आने वाला है वो एक नेगेटिव मॉडल वर्ब है, दोनों चॉइसेस नेगेटिव ही हैं। तो एक मॉरल ड्यूटी है, आपको नहीं छुपाना चाहिए। आप मे बी आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है ऐसा, करेक्ट आंसर होगा शुडंट। कांट तो पॉसिबल नहीं है, कांट तो इनएबिलिटी दिखाने का काम आता है, याद करिए आप, है ना। ओके, नेक्स्ट है सजेशंस। सजेशंस देख लेते हैं अब। अगर आपको कोई एडवाइस देनी है किसी को, एक और लिख लेता हूं मैं इसमें, ठीक है, एक और यहां लिख लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं कुड को भी। तो आप ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल है ये। अगर आपको किसी को एक एम्फेटिक एडवाइस देनी है, एक ऐसी एडवाइस देनी है जो कि बिल्कुल जोरदार एडवाइस हो, सलाह ऐसी हो कि आप बोले भाई कि जो मैं बोल रहा हूं कर ही ले तू। जैसे आपको लग रहा है किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है देखिए तबीयत खराब है, तो आप बोलते हैं यू मस्ट सी अ डॉक्टर, तुमको एक डॉक्टर से मिल ही लेना चाहिए भाई, जाओ मिल लो। ठीक है, तो एम्फेटिक एडवाइस मतलब ऐसी एडवाइस जो कि बिल्कुल जोरदार, जिसमें स्ट्रेसफुली आप किसी को बोलते हैं कि ये कर लो आप, वो होती है एम्फेटिक एडवाइस। दूसरी एडवाइस होती है शुड, जो कि जनरल एडवाइस, मान लो किसी को एक जनरल सलाह देने के लिए, सजेशन देने के लिए आप यूज करते हैं शुड का। जैसे आप बोलते हैं यू शुड ईट मोर ऑफ हेल्दी डाइट, आपको हेल्दी डाइट ज्यादा खाना चाहिए, या यू शुड ईट मोर ऑफ फ्रूट्स इन योर डाइट, या बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। तो ऐसा जब आप बोल रहे हैं तो आप एक सलाह दे रहे हैं जनरल किसी को बस। अब तीसरा है बच्चे इसी में कुड। कुड का क्या यूज है? जब आप किसी को एक एडवाइस दे रहे हैं लेकिन वो वीक सी एडवाइस है, वीक सजेशन है। अब वीक सजेशन का मतलब क्या होता है? तो वीक सजेशन का मतलब है एक ऐसा सजेशन जो कि करना जरूरी ना हो, मतलब मैंडेटरी नहीं है वो करना, आप बस किसी को बोल रहे हो कि ऐसा कर सकते हो आप। जैसे आप बोलो आई सॉ गुड मूवी रिसेंटली, यू कुड वॉच इट टू, मैंने भी रिसेंटली एक मूवी देखी, बड़ी अच्छी लगी मेरे को, यू कुड वॉच इट टू, तुम भी उसको देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, या यू कुड विजिट दिस प्लेस दैट आई विजिटेड रिसेंटली, मैं एक जगह घूम के आया, तुम भी उस जगह को विजिट कर सकते हो, अच्छी लगी मुझे। आप एक मॉडरेट सी एडवाइस दे रहे हैं किसी को, ठीक है, बहुत एम्फेटिक नहीं, बिल्कुल मॉडरेट सी एडवाइस दे रहे हैं, तो कुड आप यूज करेंगे उसमें। अब आपको तीनों ये क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गए तो कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं, यहां पर आपको हेल्प करेंगे समझने में और अच्छे तरीके से। यू आर नॉट वेल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, यू डैश सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, तुमको तुरंत एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक एम्फेटिक एडवाइस है, इसलिए आएगा मस्ट। नेक्स्ट देखिए, वी डैश लीव इट अंटिल टुमारो, इट्स लेट नाउ, अभी काफी देर हो रही है, हमें इसको कल तक छोड़ देना चाहिए। तो यहां पर आप शुड यूज करेंगे, एक जनरल एडवाइस दे रहा है कोई किसी को कि भाई लेट हो रहा है, कल देखेंगे अब। नेक्स्ट देखिए, यू डैश सी डॉटर ऑफ द मून, इट्स अ ग्रेट फिल्म, अब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि ये फिल्म देख सकते हो तुम, बड़ी अच्छी मूवी है। तो एक फीबल सी एडवाइस है, ये वीक सी एडवाइस है, यहां पर आप यूज करेंगे कुड। ऐसा थोड़ी बोलोगे यू मस्ट सी डॉटर ऑफ द मून, इट्स अ ग्रेट फिल्म, तुमको वो देखनी ही चाहिए, देखो जरूर वो फिल्म, ऐसा तो नहीं बोलते ना आप जब भी मूवी को लेकर किसी को एडवाइस देते हैं तो वो एक नॉर्मल सी एडवाइस होती है, भाई देखना हो देख लेना, अच्छी मूवी है, ऐसा कुछ सेंस होता है, इसलिए आपने यहां पे कोड यूज कर दिया। आई होप तीनों में आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, यू डैश सी द डॉक्टर एट वंस, तुमको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, तुमको तुरंत एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू डैश सी द डॉक्टर एट वंस, तो आप एक काफी एम्फेटिक एडवाइस किसी को दे रहे हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, टू बी हेल्दी, हेल्दी होने के लिए यू डैश ईट न्यूट्रिशियस फूड एंड टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस, हेल्दी होने के लिए आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए।
तो आप किसी को एक जनरल एडवाइस दे रहे हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शुड दे बोलना चाहिए। नेक्स्ट है यू आर गेटिंग एक्सट्रीमली लेट, आप बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, यू डैश लीव इमीडिएटली, तुमको तुरंत निकलना चाहिए। तो एक एम्फेटिक एडवाइस लग रही है, इसलिए होना चाहिए ऑप्शन बी मस्ट। शुड आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक जनरल एडवाइस नहीं है, एक एम्फेटिक एडवाइस है, जोरदार स्ट्रेस वाली एडवाइस है। नेक्स्ट मोडालिटी है बच्चे प्रेफरेंस, लॉजिकल डिडक्शन या विश। बड़ा सिंपल है, समझा देता हूं। ये जो मस्ट है ये हमेशा यूज किया जाता है बच्चे एक लॉजिकल डिडक्शन देने के लिए। अब डिडक्शन कुछ नहीं है, डिडक्शन मतलब सिंपली कंक्लूजन। जब आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आपको कुछ कंक्लूड करना हो तो आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपने एक ऐसे इंसान को देखा जो कि अभी बड़ा लंगड़ा के चल रहा है, मतलब उस ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ऐसे ऐसे थोड़ा सा पैर ऐसे लंगड़ा के चल रहा है हल्का सा। तो आप क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं इसको देखते हुए कि इसको चोट लगी है? उसको मान लीजिए स्ट्रेच मार्क्स, कुछ मार्क्स भी जगह जगह निशान भी हो रहे हैं उसके, तो ऐसा आप रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको शायद चोट लगी है अभी। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल डिडक्शन हो गया। दूसरा लॉजिकल डिडक्शन मान लीजिए कि आप यूजुअली अपने घर से अपने स्कूल दो ही तरीके से जाते हैं, तो आपकी स्कूल बस आती है, या दूसरा तरीका है कि आप अपने घर से एक बस लेके जाते हैं, आप जो कि आपके स्कूल तक आपका पहुंचा देती है, रेगुलर बस। मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल बस, एक रेगुलर बस लेके जाते हैं। मान लीजिए किसी दिन आपकी बस मिस हो गई तो आपके पेरेंट्स क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी अगर आज स्कूल बस नहीं आई तो आप स्कूल गए होंगे बाय द रेगुलर बस। ऐसा बोल सकते हैं माय सन मस्ट हैव टेकन या माय डॉटर मस्ट हैव टेकन अ रेगुलर बस टू स्कूल टुडे, अगर उनको ये पता है कि आप स्कूल बस से नहीं गए हैं। एक और एग्जांपल देख लो। मान लीजिए आपने किसी को देखा जो कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत एग्जॉस्टेड है, बिल्कुल टायर्ड है, थका हुआ है, उसके चेहरे पे दिख रहा है। तो क्या आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हो कि शायद ये रात भर सोया नहीं है? एक लॉजिकल डिडक्शन आप कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं यू लुक, अर्ली मॉर्निंग में आपको स्कूल में कोई बच्चा दिखा जो कि बहुत ही थका हुआ सा लग रहा है, तो आप बोलेंगे यू लुक वेरी टायर्ड, यू मस्ट नॉट हैव स्लेप्ट लास्ट नाइट, तुम शायद पूरी रात कल सोए नहीं हो। मस्ट आपने जो बोला वो एक लॉजिकल डिडक्शन है, जिसका सिंपली मतलब होता है लॉजिकल कंक्लूजन। इसका सिंपली डिडक्शन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन। आप ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर सकते हैं इस बात से कि, है ना, किसी फैक्ट के बेस पे जब आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ आउट करें तो आप उसके लिए मस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए वुड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके दो तीन यूजेस हैं, मैं बारी बारी से आपको बताता हूं। सबसे पहला यूज है बच्चे इसका प्रेफरेंस बताने के लिए। जब भी आपको किसी को यह बताना हो कि आपको प्रेफरेंस क्या है आपका दो तीन ऑप्शंस में से, तो आप वुड यूज करते हैं। जैसे आपको किससे पूछना है, मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आया, आपने पूछा वुड यू लाइक अ टी और अ कॉफी, आप एक टी लेना पसंद करेंगे या एक कॉफी? तो ये जो लेना पसंद करेंगे वाला सेंस है, इसके लिए आपने वुड यूज किया। प्रेफरेंस पूछने के लिए आपने वुड का इस्तेमाल किया। अब सामने जवाब आ सकता है आई वुड लाइक अ टी, मुझे चाय लेना, या मैं चाय पसंद करूंगा लेना, या आई वुड लाइक अ कॉफी। तो ये प्रेफरेंस बताने के लिए आप यूज करते हैं वुड का। इसका दूसरा यूजेज है, आप इसका दूसरा यूजेज जो है वो है पास्ट हैबिट्स बताने के लिए। कोई काम आप करते थे पहले तो आप उसको यूज कर सकते हैं वुड, उसको बताने के लिए। ऐसे व्हेन आई वाज अ किड आई वुड वेक अप एट 4 o'clock एवरी डे। जब मैं एक बच्चा था तो मैं हर सुबह 4 बजे उठा करता था। या व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वुड ट्रैवल टू कॉलेज बाय फुट। मैं हर रोज पैर से कॉलेज जाया करता था अपने, बिल्कुल ना बस लेता था ना कार वार से आता था, मैं पैदल चल के आता था। शायद घर कॉलेज आसपास होगा घर के। तो पास्ट हैबिट्स के लिए भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है बच्चे पास्ट फॉर्म ऑफ विल। ये विल के पास्ट फॉर्म की तरह यूज किया जाता है। तो विल यूज कब होता है? विल यूज होता है फ्यूचर बताने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं आज कि आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 5 years, मैं अगले 5 साल में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। मान लीजिए ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा आप समझ लीजिए, बस इमेजिन करिए इस बात को। ओके, अब मैंने यहां पर विल यूज किया, लेकिन मान लीजिए मैं आपसे 5 साल बाद मिलूं और बोलूं कि मैंने एक दिन क्लास में आपको बोला था दैट आई वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं उस टाइम पे विल नहीं बोल सकता हूं।
मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं दैट 5 years ago आई टोल्ड यू दैट आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये गलत होगा बोलना, मुझे बोलना पड़ेगा 5 years ago आई टोल्ड यू दैट आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वुड आएगा तब। तो पास्ट फॉर्म ऑफ विल क्या होता है? वो होता है वुड। ठीक है, जब भी मुझे बोलना था ऐसा बोलना हो कि मैं ऐसा बोल रहा हूं पास्ट में, पास्ट की कोई बात कर रहा हूं और उसमें फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा हूं, तो आप यहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको थोड़ा सा और क्लियर भी हो जाएगा इससे। अब एग्जांपल दूंगा। तीसरा जो है ये यूज होता है बच्चे किसी होप के लिए या विश के लिए। आप किसी के लिए एक बहुत ही अच्छी सी होप कर रहे हैं, विश उसको दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। तो वो जो मे है वो किसी होप या विश के लिए यूज होता है सिंपली। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए, जो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देंगे। ही इज सो स्मॉल ही डैश बी नॉट मोर देन 4 years old या नो मोर देन 4 years old। वो बहुत ही छोटा है, वो 4 साल से बड़ा तो पक्का नहीं होगा, तो ही मस्ट होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्ट है इसके बेसिस पे आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ आउट करा है, एक लॉजिकल डिडक्शन ड्रॉ आउट करा है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। इट हैज बीन अ व्हाइल सिंस ही लेफ्ट, उसको कुछ समय हो चुका है जब से वो घर से निकला है। ही डैश हैव रीच्ड नाउ, अब तक तो वो पक्का पहुंच गया होगा। मस्ट फिर से एक लॉजिकल डिडक्शन है, इसलिए आपने मस्ट बोला। नेक्स्ट है ही डैश राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक। आप पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं किसी की, तो यहां पर होगा ही वुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक। वो सुबह जल्दी उठा करता था और एक वॉक के लिए जाता था। अब एक और चीज याद रखिए इसकी जगह, यहां पर जहां पर वुड यूज हुआ है ना, उसकी जगह आप यूज टू भी लिख सकते हैं। पास्ट हैबिट्स के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन आई वाज यंग आई थॉट दैट इन इयर्स टू कम आई डैश बी रियली टॉल। ओके, तो जब मैं छोटा था मैं ऐसा सोचा करता था कि आने वाले समय में, सोचा करता था वाला यूजेज कुछ ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था विल वुड वाला। आई थॉट दैट इन ईयर्स टू कम, कि आने वाले समय में मैं बहुत टॉल हूंगा, तो मैं आई विल बी रियली टॉल बोलना इनकरेक्ट होगा। यहां आई वुड बी रियली टॉल बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कि जब मैं छोटा बच्चा था, मान लीजिए अभी मैं बोलता हूं दैट इन ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में आई विल बी रियली टॉल, मैं बहुत बड़ा या टॉल हो जाऊंगा, लंबा हो जाऊंगा। अब मैं कुछ सालों बाद आपसे बोलूं कि जब मैं पास्ट में आपसे बात करता था तो मैं आपसे बोला करता था कि आने वाले समय में मैं आई विल बी रियली टॉल, तो आई विल इनकरेक्ट हो जाएगा, यहां पर आई वुड बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं रेफरेंस तो फ्यूचर की दे रहा हूं लेकिन पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं एक, इसलिए वुड अप्रोप्रिएट है। आई होप क्लियर है ये आपको। क्लियर है? तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डॉक्टर बंसल डैश हैव बीन होम फॉर लंच, ही इज नॉट इन हिज क्लिनिक। डॉक्टर बंसल डैश हैव बीन होम फॉर लंच, अपने घर गए होंगे लंच के लिए, वो क्लिनिक पे तो नहीं है। आप एक डिडक्शन या कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर रहे हैं इस फैक्ट के बेसिस पे कि वो क्लिनिक नहीं है, तो लंच ही गए होंगे शायद अपने घर पे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्ट। डॉक्टर बंसल मस्ट हैव बीन होम फॉर लंच, डॉक्टर बंसल अपने घर गए होंगे लंच करने के लिए, वो क्लिनिक में तो नहीं है। नेक्स्ट, डैश गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरी हार्म एंड डेंजर, भगवान तुम्हें सारे हार्म, नुकसान से और डेंजर से बचाए। आप विश कर रहे हैं किसी के लिए, तो आप मे यूज करेंगे। नेक्स्ट, लास्ट जो आपकी मॉडलिटी है यहां पर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है फ्यूचर दिखाने के लिए। तो ये बड़ा सिंपल है, हम टेंस में कर चुके हैं इसको, इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि ये दोनों ही सिंपल फ्यूचर दिखाने के काम आते हैं। अब कैसे काम आते हैं एक बार देख लीजिए। सिंपल आपको याद भी होगा ये वाला, ठीक है। तो आपको याद है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या क्या थे प्रोनाउंस? 3 तरह के पर्सनल प्रोनाउंस आप मानते हैं। सबसे पहला पर्सन जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे पहला होता है बच्चे आई, सबसे पहला होता है आई, इसी का प्लूरल फॉर्म होता है वी। दूसरा होता है यू, उसका प्लूरल फॉर्म भी यू। तीसरा होता है ही, शी, इट, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दे। तो ये सारे प्रोनाउंस आप लोगों ने पहले ही पढ़े हुए हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है मुझे कि आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा यूज करते हैं आप शेल,
प्योर फ्यूचर दिखाने के लिए, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आप हमेशा यूज करते हैं विल, फ्यूचर दिखाने के लिए। जैसे मुझे बोलना है आई शैल गो टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टुमारो टू स्कूल, मैं कल स्कूल जाऊंगा। लेकिन अगर ही के साथ यूज करना है तो मैं बोलूंगा ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल जाएगा। तो ही के साथ विल, लेकिन आई और वी के साथ शैल, ये आप याद रखिएगा। बस ये सिंपल बात बतानी थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। मिसलेनियस एक्सरसाइज, अब ये मिक्स एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन साथ में इसमें आएंगे। ठीक है, डैश आई गेट समथिंग टू ईट प्लीज, आई एम वेरी हंग्री, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है, मैं बहुत हंग्री हूं। आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो रिक्वेस्ट करने के लिए आप या परमिशन मांगने के लिए आप जनरली यूज करते हैं कैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकता हूं। पोलाइट परमिशन आप किसी से मांग रहे हैं, पोलाइटली आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं शायद, तो आप यूज करेंगे ऑप्शन बी, कुड। नेक्स्ट है आई डैश लव टू कोच दिस टीम, आप प्रेफरेंस बता रहे हैं अपनी, तो आप प्रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं वुड का, आई वुड लव टू कोच दिस टीम, मैं इस टीम को कोच करना पसंद करूंगा। जब भी आप अपनी पसंद बताते हैं, प्रेफरेंस बताते हैं, तो आप यूज करते हैं वुड का। नेक्स्ट है आई एम श्योर दैट यू डैश सपोर्ट द राइट कैंडिडेट, मैं श्योर हूं कि तुम सही कैंडिडेट को सपोर्ट करोगे, सर्टेनिटी आप दिखा रहे हैं क्योंकि आपने श्योर बोला है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विल। नेक्स्ट है मालती सीरियसली इल, मालती बहुत ज्यादा बीमार है, वी डैश कॉल अ डॉक्टर, हमें एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए तुरंत, आप सलाह दे रहे हैं ऐसा किसी को, तो करेक्ट आंसर होगा मस्ट, बहुत सीरियसली इल है, हमें एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए, एक एम्फेटिक एडवाइस लग रहा है, बहुत ही ज्यादा जोरदार सी एडवाइस लग रही है, आप स्ट्रेस दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं डॉक्टर को बुलाने पे, इसलिए आया मस्ट। नेक्स्ट है गांधी जी डैश हैव हिज इवनिंग मील सून आफ्टर हिज इवनिंग प्रेयर, ये प्रेफरेंस दिखा रहा है एक तरह से, गांधी जी जो है अपनी इवनिंग मील, ये माफ करिए प्रेफरेंस नहीं, नॉट एग्जैक्टली, आप प्रेफरेंस की जगह पास्ट हैबिट मानिए यहां पर। गांधी जी अपना जो शाम का खाना था, वो खाना प्रेयर, शाम की जो प्रेयर थी उसके बाद किया करते थे, खाने की शाम की प्रेयर करी उसके बाद वो शाम का खाना खाते थे, तो एक पास्ट हैबिट को दिखा रहा है, इसलिए आप यहां पर यूज करेंगे वुड, पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए यूज होता है। यहां तो आप चाहें तो अगर ऑप्शन में होता तो यूज टू बी इस्तेमाल कर सकते थे, गांधी जी यूज टू हैव हिज इवनिंग मील सून आफ्टर हिज इवनिंग प्रेयर। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपके 3 क्वेश्चंस होमवर्क हैं बच्चे, ये तीनों आपको एज होमवर्क अटेम्प्ट करने हैं, ये याद रखिएगा, बड़े सिंपल से सवाल हैं, तीनों आई बिलीव आप होमवर्क में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया। सेशन बड़ा इजी सा सेशन था, मजा आया होगा आपको, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया इस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करने में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है। ठीक है, ओके, ठीक है, विद दैट वी हैव रीच्ड एंड ऑफ द लेसन, इसके साथ हम लेसन का जो एंड है उस तक पहुंच चुके हैं। आई होप आपको सारी मॉडलिटीज अच्छे समझ में आई हो, इसको प्रैक्टिस करने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको सारी मॉडलिटीज समझ में आ गई है तो ये ना मानिएगा कि आपको सारे मॉडल समझ में आ गए हैं, आपको इसको प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपने यूजेस समझे हैं सारे मॉडल्स के, वो कहाँ कहाँ किस तरीके से अप्लाई होंगे, जो कि आपको यूज होगा, जो कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसकी डीपी भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, विद दैट ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा आज का टॉपिक, जो मॉडल्स है, जितने भी अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, वो सारे हमने कवर किए, उनके मेजर यूजेस भी हमने कवर किए। माइंड यू कुछ एक ऐसे यूजेस हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं, बहुत सारे यूजेस क्योंकि होते हैं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे वो सारे हमने कवर किए, उनके यूजेस हमने कवर किए। लेट मी टेल यू कि आप ये सारी शायद समझ गए होंगे सारी यूजेस को, लेकिन इसको आप रिटेन तभी कर पाओगे जब आप इनको यूज करेंगे अपनी लैंग्वेज में, बोलते हुए लिखते हुए, तो इनको यूज करना शुरू करिए। 1 एंड 2 इसके ऊपर जो भी एक्सरसाइज जहां पे भी आपको मिले, जिस भी सोर्स से मिले उसको करिए, ताकि आप समझ पाए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी डेवलप हुई है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करेंगे मॉडल्स को यूज करने की, द मोर द मैरियर, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, सो आई होप इसकी डीपीपी आप जरूर करेंगे, और इसके साथ जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में विद अ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, यू हैव अ गुड इवनिंग अहेड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।